So very good morning all of you. Let's start this class. पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा की हुई थी वो हमारी चर्चा का विषय बिंदु जो है ब्रिटिश संविधान का भारतीय संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन पर था। हम दो संविधानों के मध्य जो है एक तुलना कर रहे हैं। यह क्रम ब्रिटिश संविधान के बाद अमेरिकन संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान, रूस का संविधान, कई सारे संविधानों को एक क्रम में रख करके करने की हमारी योजना है। एग्जामिनेशन के लिहाज से अगर देखें तो यह काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। इस बार का भी अगर मेंस का भी पेपर उठा करके देखिए तो वहां पर भी इस तरह का प्रश्न आया है। दूसरी चीज, मुझे डाउट है कि अगले साल जब मेंस आएगा तो उस मेंस में कहीं ना कहीं जैसे इस बार का अगर हम निबंध का पेपर कहें तो निबंध का पेपर लोगों के लिए बहुत आश्चर्य भरा रहा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो सवाल थे वो अपने आप में अमूर्त किस्म के थे और दार्शनिक किस्म के थे। हालांकि पिछले 2 साल से मैं इस बात पर लगातार जोर दे रहा था कि आपको इस दिशा में जो है गंभीरता से सोचना चाहिए। इसलिए फिलॉसफी को ऑप्शनल पेपर के तौर पर भी मैंने जो है जो बच्चे कर सकते हैं उनको करने की मैंने जो है सलाह दी थी। तो इस बार जो है वो काफी बड़ा झटका ही लेकर के आया। अगर मैं अगले साल के लिए जो है अगर कुछ रिकमेंड करूंगा तो इस तरह के जो है अमूर्त निबंध फिर से आएंगे, अमूर्त विषय बने रहेंगे। और इन अमूर्त विषयों के साथ साथ अगर मैं कहूं तो जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो इस बार के पेपर में आपके लिए जरूरी होगा कि आप सामाजिक और राजनीतिक दर्शन जो है उसको लेकर के चलिए। और सामाजिक राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए भी यह जरूरी होगा कि आप भारतीय समाज और संविधान की तुलनात्मक स्थिति अन्य देशों के समाज और संविधान के साथ करते रहिए। तो जो खंड हम लोग पढ़ रहे हैं वह जीएस पेपर 2 के लिए तो जरूरी है ही है, यह निबंध के लिए भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं जब आप प्रशासनिक स्तर पर गवर्नेंस या एथिक्स का पेपर लिख रहे होंगे तो वहां पर भी जब आप अपने सुझाव शामिल करना चाहते हैं तो कई बार यह होता है कि मैंने देखा है कि चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो वो भारतीय समाज के दायरे में ही बने रहते हैं, लेकिन वो भारतीय समाज के दायरे से जो है आपको बाहर निकलना होगा। और भारतीय समाज के दायरे से बाहर निकलने के बाद आपको मुखातिब होना पड़ेगा अन्य देशों के संविधान और उनकी प्रशासनिक विधि की तरफ। तब आप एक ज्यादा गंभीर प्रयास करते हुए नजर आएंगे। मैं हमेशा यह मानता हूं कि यूपीएससी के लेवल पर अगर आपको पढ़ना है तो आप तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव जो है स्टडी, इसको आप लगातार करते रहिए। इससे बचने की कोशिश मत करिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी भी बच्चे नोट्स के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे इस स्थिति में सुधार होगा जब बच्चे समझेंगे। खासतौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान के उत्पत्ति उद्भव पर चर्चा की थी, साथ में ही हमने उनके विधायिका पर गंभीर चर्चा की थी और कुछ ऐसे प्रश्न भी आ गए थे जिनको कि हमें उस समय डिस्कस करना चाहिए था और हम लोगों ने उसे डिस्कस किया था। इसी क्रम को हम आज और आगे बढ़ाएंगे और भारतीय संविधान के साथ ब्रिटिश संविधान की तुलनात्मक स्थिति में हम कार्यपालिका और न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है जरा कागज कलम उठा लीजिए। आप लोग उसके साथ साथ चलेंगे, है नोट्स बनाते चलिएगा। तो इस तरह से जो ये कई बार मुझसे चर्चा होती है कि सर पीपीटी दे दीजिए, सर जो है पीडीएफ दे दीजिए। पीपीटी या पीडीएफ हर बार जो है संभव नहीं हो पाता है। बड़ा गंभीर जो है आज कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉपी पेन लेके सर बैठते सर हम। हाँ नहीं, दैट्स अ गुड थिंग। और हमारे सुदीप बाबू हैं, तुम्हें देख के सुदीप मुझे हमेशा जो है कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी मॉर्निंग सुदीप, क्या हाल है? सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? एकदम एकदम, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर। क्या है सर, मैं जो एयरफोन यूज कर रहा हूँ ना सर, वो
कभी कभी उसकी आवाज खराब आती है, तो ये तो पूछ रहा था। ये होता है कि बादलों के दरमियान न जाने क्या साजिश हुई, है ना। बादलों के दरमियान न जाने क्या साजिश हुई, एक मेरा ही घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। तो होता है कि जब हम पूरे मनोयोग से कुछ करने जाते हैं तो कुछ न कुछ व्यवधान, कुछ न कुछ विघ्न आ ही जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा ना, तब मैं इस पर काम कर पाऊंगा। ये इधर पूजा कुमारी, सब लोगों ने यही सोच रखा है कि आशीष सर क्लास जो है 10 मिनट लेट से शुरू करते हैं, तो ऑनलाइन बैच भी 10 मिनट देर से ही शुरू करेंगे। पर अगर बिल्कुल सच सच बताऊं तो हकीकत यही है कि मैं देर करता नहीं, पर देर हो जाती है। तो स्क्रीन आप लोग के सामने है, आप लोग को जो है सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना। और मैं और क्या क्या करता हूँ ये भी आप लोग को दिख रहा होगा। मेरा फेवरेट हे राम का भजन है, वो भी आप लोग के सामने होगा। चलिए, ब्रिटिश कार्यपालिका के बारे में बात करें तो ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसका स्वरूप जो है वो काफी हद तक भारत का जो कैबिनेट है उसके स्वरूप है। इसका कारण क्या है? भारत और ब्रिटेन दोनों ने ही संसदीय सरकार का मॉडल लिया है, और सभी संसदीय सरकारों के लिए यह आवश्यक होता है कि उनका जो राजनीतिक कार्यपालिका है वह विधायिका के मध्य से ही चुन करके आए। जैसे कि जो लोग संसद सदस्य होंगे, विधायिका के सदस्य होंगे, वही लोग जो है उसके मंत्रिपरिषद के भी होंगे। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद यह प्रायः समानार्थी रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर है। मंत्रिमंडल, ये मंत्रिपरिषद जो होता है यह सभी मंत्रियों का समूह होता है। ये अगर हम कहें कि मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों का समूह है। मंत्रिपरिषद सभी मंत्रियों का समूह है। इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। लेकिन सभी मंत्री समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। कुछ मंत्री जो ज्यादा प्रभावी होते हैं उनको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। ऐसे मंत्रियों का समूह जो ज्यादा प्रभावी हों, ज्यादा प्रभावी मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है। और इसलिए जो निर्णय होते हैं, बड़े जो मेजर डिसीजन होंगे, वह प्रायः मंत्रिमंडल ही लेता है। तो मंत्रिपरिषद के नाम पर जो अक्सर करके आपको दिखाई देगा वह आपका मंत्रिमंडल ही होता है। इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, in the name of council of ministers, you will every time interact with the cabinet. Is that okay? तो ये कैबिनेट है जो कि आपको दिखाई देता है। अब संसदीय सरकारों की ये मजबूरी होती है कि अब इसी को आप अलग मान लीजिए। इसको मान लीजिए कि अगर ये संसद है, ये इधर वाला हिस्सा भूल जाइए। तो अगर ये संसद है, ये अगर आपकी विधायिका है, तो विधायिका के अंदर यही आपका जो है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होगा। और इस बार एक प्रश्न बड़ा बढ़िया पूछा था, और अगर आप लोग को याद हो कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो अक्सर मैं इस बात की वकालत करता हूं कि
संसद या विधायिका जो है वह राजनीतिक कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, या राजनीतिक कार्यपालिका होती है जो कि संसद या विधायिका को कंट्रोल करती है। और इस चीज को जो है मैंने समझाने की भी कोशिश की थी कि सैद्धांतिक रूप से यह स्थिति बनती है कि संसद या विधायिका जो होती है वह मंत्रिपरिषद या जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन जब सरकारें प्रचंड बहुमत के साथ चलती हैं तो सामान्यतः यही होता है कि कार्यपालिका जो होती है वह विधायिका को नियंत्रित कर लेती है, और यहां पर कहीं न कहीं मेरे प्यारे देशवासियों संविधान की मूल मर्यादा का उल्लंघन भी हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जितने भी संसदीय शासन के मॉडल हैं, चाहे वह आपका भारत में हो चाहे वह आपका बर्तानिया में हो, दोनों ही जगहों पर प्रचंड बहुमत की प्राप्त सरकारें वह संसद या विधायिका को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगती हैं। तो ये एक दिक्कत बनी रहेगी। मैं बस 10 सेकंड का एक वो लूंगा, एक दरवाजा खुला रहेगा तो जिसकी वजह से शोर ज्यादा आ रहा है, मैं बिल्कुल उसको बंद करके आ रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है सर ये हाँ सर जो आप क्लास ले रहे हो अभी यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना सर? हाँ जी बिल्कुल करूंगा। ओके सर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक चक्र, एक प्रवाह पूरा का पूरा मिलता है, जहां पर संसदीय शासन के ढांचे में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर लगातार हावी होने की कोशिश करते हैं। और यह सच्चाई अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के मामले में भी पूरी तरीके से नजर आती है। अगर कैबिनेट वस्तुतः सरकार का एक बहुल या अगर कहें तो कॉलेजिएट रूप है, इसके अंतर्गत शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर के संपूर्ण मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ये अगर हम कहें तो संसदीय सरकार का जो ढांचा होता है, ये आपको यहां पर कहना चाहिए कि कैबिनेट की जगह आप यहां पर कहिए, ये स्पष्ट तौर पर आपको मेंशन करना चाहिए यहां पर कि संसदीय शासन व्यवस्था में वस्तुतः सरकार का जो है एक बहुल या कॉलेजिएट रूप होता है। बहुल या कॉलेजिएट करने का मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं कि यह बहुल या कॉलेजिएट फॉर्मेट है, तो हम उसी समय यह भी कहना चाहते हैं कि कोई एक जो है वह संपूर्ण रूप से जो है शक्तियों का उपभोक्ता नहीं होता है, बल्कि वहां पर कई लोग मिलकर के सामूहिक रूप से सरकार चला रहे होते हैं। यह सैद्धांतिक या दार्शनिक बात है और इसको इसी ढंग से समझा भी जाना चाहिए कि शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद में निहित होती है। आप इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी मंत्री या तो एक साथ डूबेंगे या फिर तैरेंगे, और मिनिस्टर्स सिंक एंड स्विम टुगेदर, या तो सब अपने अस्तित्व में एक साथ बने रहेंगे या सब एक साथ जाएंगे। अगर विधायिका ने संसदीय शासन व्यवस्था के मॉडल में अगर विधायिका ने एक बार किसी एक मंत्री को हटाने का तय कर लिया तो फिर वह एक मंत्री नहीं हटेगा, मैं प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी जहाज डूबेगी। तो ये एक समंदर में जहाज जैसे है। अब कैबिनेट की उत्पत्ति क्यों हुई? तो कैबिनेट की उत्पत्ति के पीछे अगर जाएं तो यह राजा को सलाह देने के लिए गठित प्रिवी काउंसिल से हुई है। पहले प्रिवी काउंसिल का जो काम होता था वह राजा को सलाह देने के लिए हुआ करता था। यह प्रशासनिक कार्य में भी होता था और न्यायिक कार्य में भी होता था। जब राजा पूरी तरह से ताकतवर होता था, लेकिन जब राजा की शक्तियां नाम मात्र की रह गई
तो इसी प्रिवी काउंसिल ने जो है कैबिनेट का रूप ग्रहण कर लिया, और आज की तारीख में प्रिवी काउंसिल का नाम किस लिए लिया जाता है? आज की तारीख में प्रिवी काउंसिल शब्द से मतलब क्या होता है कि यह वहां पर अंतिम अपीलीय न्यायपालिका है, अंतिम अपीलीय न्यायपालिका के रूप में काम करती है। पहले लेकिन इसका काम क्या था कि राजा को ये सलाह देने के लिए गठित की गई थी। अगर हम कहें तो सर हाँ सर जैसे मान लो काउंसिल को 3 लाइन में लिखना है, ठीक है, या डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे सर? फिर से अपना प्रश्न दोहराना। जैसे सर प्रीवी काउंसिल है, हाँ। उसको सर 3 लाइन में या डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है, तो सर तो आज इसको अंतिम अपीलीय न्यायपालिका के रूप में ही हम लिखेंगे, ठीक है सर। ठीक है ना। अब इसके इतिहास पर नहीं जाएंगे क्योंकि वह अनावश्यक हो जाएगा। मैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लेने की बात कर रहा हूं ना, हाँ सर। और 3 लाइन में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, तो कैबिनेट की उत्पत्ति राजा को सलाह देने के लिए गठित प्रिवी काउंसिल से हुई थी। कैबिनेट की भूमिका में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं? तो कैबिनेट की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण है नीति को स्वीकृति देना, यानी कि कौन सी पॉलिसीज बनेंगी उस पॉलिसीज को जो है स्वीकृति देने का काम कौन करेगा? उसको स्वीकृति देने का काम यह कैबिनेट या मंत्रिपरिषद ही करती है। एवरी टाइम यहां पर कैबिनेट का मतलब आप जो है मंत्रिपरिषद लेंगे, हालांकि ब्रिटेन में हमेशा कैबिनेट शब्द का ही यूज किया गया है, ठीक है। तो ब्रिटेन के संदर्भ में थोड़ा सा अलग रहेगा। नीति को स्वीकृति देना, यानी कि प्रमुख नीति निर्माण निकाय या संस्था होती है ये। दूसरा, विवादों का समाधान करना। अगर किसी तरह से जो है आपकी जो है विधायिका के अंदर किसी तरह का टसल आ जाता है या समाज में किसी भी तरह की जो है दुविधा होती है, तो उस समय नीति निर्माण को लेकर के जो है यह विवादों का समाधान प्रस्तुत करती है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में विवादों का समाधान प्रस्तुत करना यह मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वह न्यायपालिका की होती है। लेकिन अगर ब्रिटेन के संदर्भ में इसी बात को कहें तो हम ये जानते हैं कि ब्रिटेन की न्यायपालिका वहां की संसद के सामने काफी कमजोर है, और संसद जो होती है वहां पर जो है व्यावहारिक तौर पर कार्यपालिका के अधीन ही रख करके या कार्यपालिका की मर्जी के हिसाब से चलती है। इसलिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है विवादों का समाधान यह किसके ऊपर चला जाता है? यह कैबिनेट के ऊपर चला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे हिस्से पर बात करें तो प्रधानमंत्री को जो है सहयोग देना और विवश करना। तो सहयोग देना और विवश करने का मतलब यहां पर क्या हम ले लेंगे? तो प्रधानमंत्री को अगर सहयोग देने के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री लीडर है कैबिनेट का, तो उसको सहयोग देते हैं। और कई बार ये कैबिनेट के सदस्य अगर चाहें तो प्रधानमंत्री की मनमर्जी जो होती है, या प्रधानमंत्री बहुत ऑटोक्रेटिक होने लगे, तानाशाही प्रवृत्ति के होने लगे, तो जब तक कैबिनेट किसी बात को पास नहीं करेगी तब तक जो है प्रधानमंत्री अकेले उस बात को लागू नहीं करा सकता। तो यहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री को सहयोग दिया जाता है बल्कि उसकी सीमाओं को भी निर्धारित कर देती है कैबिनेट। ये बात सबकी समझ में आ रही है? ये कागज कलम लेकर के लिखते जाइएगा, सिर्फ सत्यनारायण बाबा की कथा मत सुनिएगा। अगला लिखिएगा, 3 ये हो गया। तो चौथा, एकीकृत सरकार। एकीकृत सरकार का मतलब क्या है कि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को हम समझते हैं कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है वह एकात्मक सरकार की है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर यह भी है कि यहां पर शक्तियां जो है चाहे अलग अलग विभागों की डिपार्टमेंट्स की बटी हुई नहीं है, भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, लेकिन जिम्मेदारी जब भी तय की जाएगी, निर्णय जो लोग लेंगे वो सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। भारत में भी जब आप राष्ट्रपति
और मंत्रिपरिषद के बीच के संबंध को पढ़ते हैं तो वहां पर यह चीज कही जाती है कि अगर किसी मंत्री ने कोई नीतिगत फैसला लिया है, मेरी बात को समझिएगा बहुत गौर से, कि भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधों पर जब चर्चा की जाती है, अब जैसे कि यहाँ पर रिभा, पूजा, भूपेंद्र या बाकी सभी आप जितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी लोगों को एक चीज मैंने जो है बताई है क्लास में कि राष्ट्रपति जो है वह अगर किसी मंत्री ने कोई नीतिगत निर्णय ले लिया है और उस निर्णय को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेंगे कि इस मुद्दे को आप कैबिनेट के सामने विचारार्थ लाइए, और वहां पर राष्ट्रपति बाध्य होंगे, उस पर वो प्रधानमंत्री बाध्य होंगे उस बात को कैबिनेट के समक्ष रखने पर, यानी कि जो भी निर्णय होने चाहिए, खासतौर से बड़े नीतिगत निर्णय होते हैं, वह हमेशा और हमेशा कैबिनेट की मंजूरी से ही होते हैं। इसलिए सरकार एकीकृत फॉर्मेट में होती है। संसदीय दल को एकीकृत करना, संसदीय दल को एकीकृत करने का मतलब क्या होता है कि वह जिस भी दल से आते हैं उस दल पर भी जो है इनका कैबिनेट का नियंत्रण होता है, और दल के सदस्य जो होते हैं वह कैबिनेट के निर्णयों की सामान्यतः आलोचना नहीं करते हैं। तो ये 5 चीजें जो है मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बताऊं। अगर इसके अतिरिक्त कहें, इसके अलावा कहें, तो कैबिनेट संसदीय प्रणाली में कानून बनाने का अंतिम निकाय है, यानी कि अंततः जो है कानून जो है वह कैबिनेट के मंजूर प्रस्तावों के जरिए बनता है। जैसे कोई मेजर कानून अगर आना है तो सबसे पहले कैबिनेट उससे मंजूरी देती है, और कैबिनेट की मंजूरी देने के बाद ही वह संसद में आती है। क्योंकि संसद में संसदीय दल को एकीकृत करना है। संसदीय दल को एकीकृत करने का मतलब यह है कि कैबिनेट जो है वह अपनी जो राजनीतिक दल है, जैसे कि भारत में अगर मान लें तो भारत में जो कैबिनेट है वह अपने दल यानी कि बीजेपी के जितने लोग हैं उनको जो है एकजुट रखने की कोशिश करेगी। ठीक है अपर्णा? मेरे हिसाब से किसी और को कोई डाउट नहीं होगा। इफ इट क्लियर टू ऑल, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर। तो कैबिनेट जो है संसदीय प्रणाली में कानून बनाने का अंतिम निकाय है। यह पार्टी या समूह से गठित होता है। पार्टी या समूह से गठित होने का मतलब क्या है कि जिसको बहुमत प्राप्त होगा वही बनाएगा। कई बार एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो एक से ज्यादा जो है दल जो होते हैं गठबंधन करते हैं, तब वहां पर समूह के लोग मिलकर के, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में ही आज आप देख रहे होंगे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जो है अलग अलग दलों से गठबंधन कर रही हैं। तो जब सरकार इनमें से अगर किसी की भी बनेगी तो ऐसी दशा में वह सरकार जो है हर हाल में गठबंधन के सभी सदस्यों को शामिल करेगी। अगर आप सेंटर में भी देखिए तो सेंटर में केवल बीजेपी के ही मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि उनके जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके भी मंत्री होते हैं। तो कभी यह पार्टी से तो कभी यह समूह से बनाई जाती है। कैबिनेट की जो बैठक होती है वह सामान्य तौर पर गुप्त होती है। उसका एजेंडा जो है बाहर में डिस्कस किया जाता है। उस बैठक में किसने क्या बोला क्या नहीं बोला यह सामान्य तौर पर बाहर नहीं आती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य आमतौर पर कॉमन्स सभा के लिए निर्वाचित सांसद ही होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के सदस्य हैं वो आमतौर पर कॉमन्स सभा के लिए यानी कि जो उनका निचला सदन है उसके लिए निर्वाचित सांसद होते हैं। बिल्कुल जो भारत की स्थिति है वो भी यहाँ पर वही यहाँ पर भी है। और मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक बना रहेगा जब तक कि हाउस ऑफ कॉमन्स में या कॉमन सभा जो है उसमें इसको बहुमत हासिल रहे, तभी तक होता है। ठीक है, अगला जरा लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा। यहां से आप लोग को बिल्कुल लिखना ही होगा, मेरे पास इसके आगे जो है पॉइंट्स नहीं है।
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जरा एक हेडिंग डालिएगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अब यहां पर जरा लिखिए प्रधानमंत्री की स्थिति। अगली एक छोटी हेडिंग बनाइएगा, प्रधानमंत्री की स्थिति। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर आप लोग को मिलेगा नहीं, इसलिए आप लोग प्लीज यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब की बड़ी दुहाई दी जाती है, तो जब भूपेंद्र की क्लास में मैंने बोला कि नहीं लक्ष्मीकांत जो है, या जहां जहां पर भी मैं पढ़ाने जाता हूं, जैसे कि मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, तो चंडीगढ़ में किसी टीचर ने बोला था कि लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी के माई बाप में खुदा है। जब भूपेंद्र की भी क्लास में बोला तो उनको सनक मच गई कि आज तक तो जो है यही बताया गया था। लेकिन अगर देखिए तो प्रीलिम्स और मेंस के लगभग कोई भी सवाल, एक या दो सवाल को छोड़ दिया जाए, तो लक्ष्मीकांत से कुछ भी टच तक नहीं होता है। और मार्केट में कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो कि इस तरफ जो है आपको लेकर के जाती है। तो एक एक लाइन को बड़े तमीज के साथ लिखिएगा। प्रधानमंत्री, थोड़ा मैं आप लोगों को जो है साहित्यिक भी बनाऊंगा। प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान होता है, राज्य रूपी जहाज का कप्तान होता है। क्लास कल भी होगी, इसी टाइम पर होगी। तो राज्य रूपी जहाज का कप्तान होता है, इस पॉइंट को कहने का क्या मतलब है? इसको कहने का मतलब है कि जो पूरा देश है, उस देश को लीड करने का काम संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ही करता है। चूंकि ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। नंबर 2, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या कैबिनेट का प्रमुख होता है। वॉच एवर इज ट्रू फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट्स ऑल्सो ट्रू फॉर इंडियन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ऑल्सो ट्रू फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमुख होता है। तीसरा, प्रधानमंत्री सदन में बहुमत प्राप्त दल से संबंधित होता है। अब यहां पर कोई मुझे ये बता सकता है, खासतौर से अपर्णा और दीक्षा से ये आशा करूंगा, क्योंकि ये लोग थोड़े ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं, अभी बाकी लोगों की तो जो है शुरुआत है, कि भारतीय प्रधानमंत्री के थर्ड पॉइंट पर भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर आ जाता है। क्या बता सकते हैं कि क्या अंतर आएगा? हाँ सर। हाँ सुदीप हो, ओके ठीक है। अच्छा, अरे सर वो मेरा नेट चला गया तो मैं दीक्षा के फोन पे आ गया। तो दीक्षा को तुमने भगा दिया है? नहीं सर, वो दीक्षा भी सुन रही है सर। अच्छा ठीक है। तो क्या अंतर आ जाता है? सर ब्रिटेन में क्या होता है, बहुमत दल का नेता जो बहुमत दल से संबंधित होना चाहिए, तो वहां पे ऐसा है कि वो निम्न सदन में ही एक तो चुनाव होना चाहिए,
हाँ। ठीक है, नहीं, होना लेकिन हमारे चाहिए ये यहाँ जरूरी नहीं है। क्या? होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, उसे संसद से होना चाहिए। हाँ, संसद से होना चाहिए हाँ, निम्न सदन से हमारे ये यहाँ। जरूरी नहीं है। हालांकि आज तक नहीं सर, ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हाउस ऑफ लॉर्ड से प्रधानमंत्री बना हो। जो भी बने हाउस ऑफ हाँ, कॉमन से बनते हैं। नहीं सर, मैंने 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 यही पढ़ा था कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वो केवल निम्न सदन से ही चुना जाता है। ये परंपरागत रूप से बनी है, ये अच्छा। आवश्यक नहीं है। हाँ। चूंकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर चलता है, तो कई बार लोगों को ये हम्म। कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हम्म। और और बस मुझे इतना ही पता है सर। एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। अपर्णा, मे आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू? नन। ओके, मैं इस चीज को आंसर करता हूं। इसमें देखिए है क्या कि भारत में और ब्रिटेन में दोनों जगह संसदीय शासन प्रणाली है। हाँ तो सर। भारत और ब्रिटेन में दोनों जगहों पर संसदीय प्रणाली होने पर अंतर कहां आ जाता है? अंतर इस बात में आ जाता है कि भारत एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन प्रभावी तौर पर द्विदलीय व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण कई बार यह होता है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी दलों को या किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिल जाए। कई बार हाँ। राजनीतिक मजबूरियां ऐसी भी हो सकती हैं कि जिस दल को जो है पूर्ण बहुमत, सबसे अधिक जो है वोट शेयर मिला हो, उसको जो है प्रधानमंत्री उसका न बने। जैसे कि कई बार ये होता था कि कांग्रेस ने जो है चौधरी चरण सिंह को जो है सपोर्ट कर दिया और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हरदनहल्ली टिट्टू गौड़ा देवगौड़ा बन जाते हैं। वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, आईके गुजराल, कई सारे लोग, या अटल बिहारी वाजपेयी का जो पहला टेन्योर था, सबसे बड़ा दल होने के कारण बावजूद भी पूर्ण बहुमत नहीं था। लेकिन जो गठबंधन होता है उससे जो है बहुमत प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन में चूंकि दो ही दल हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से प्रभावी तौर पर दो ही दल हैं, इसलिए स्पष्ट तौर पर एक को बहुमत मिल जाती है और दूसरे को जो है अल्पमत में रहना होता है। इसलिए ब्रिटेन में यह लाइन सीधे सीधे चलेगा कि प्रधानमंत्री सदन में बहुमत प्राप्त दल से संबंधित होता है। अगर भारत में लिखना होता तो भारत में आप लिख देते कि प्रधानमंत्री सदन में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन से होता है। ठीक है ना? यस सर। क्लियर टू ऑल? किसी को डाउट इस पर? नन। चल, पर एक बात कहूं सुदीप, आज तुम्हारे आने की वजह से मुझे जी क्लास सर। पढ़ाना बड़ा आसान हो गया है। तुम्हारा जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, यस सर नो सर तुम बता रहे हो, इसकी वजह से हाँ टीचर को फ्लो पकड़ने में बड़ा आसानी होती है। वरना जी। बाकी लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, ना कुछ बोलेंगे ना कुछ करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे मजबूरी मेरी है कि मैं पढ़ाऊं। वह राजा और कैबिनेट ये क्लियर है? ये पॉइंट सबको इजिली जो है ये हो जाता है।
कि राजा और कैबिनेट तथा राजा और संसद के मध्य एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। राजा को कैबिनेट को कोई संदेश भेजना होता है या ऐसे कोई जानकारी चाहिए होता है तो प्रधानमंत्री के जरिए ही जाता है। राजा को संसद को अगर कोई जो है संदेश देना है या फिर अगर संसद से कोई सूचना चाहिए तो वह जो है सामान्य तौर पर किसको जो है कॉल करेगा, तो वहां पर जो सामान्य कॉल होती है वह प्रधानमंत्री के जरिए ही होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। भारत में हालांकि ये होता है कि जो राष्ट्रपति और संसद के बीच का संबंध होता है वह फिर प्रधानमंत्री के जरिए नहीं होता है। वहां पर राष्ट्रपति सीधे सीधे पीठासीन अधिकारी को संदेश भेजता है। क्लियर है ना? अगर भूपेंद्र वगैरह को याद हो तो अभी जब मैंने आप लोगों को लॉकडाउन के ठीक पहले मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था ये इस बार का जो है दिसंबर में, तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का जो है चर्चा करते समय मैंने आप लोगों को जो है ये बात बताई थी। क्लियर है ना सर? जो भी आप बोलो जो अभी आप बोले हो ना कि मतलब लोकसभा अध्यक्ष वाला पॉइंट, उसको सर थोड़ा सा एक बार रिपीट करके दीजिए। भारत में राष्ट्रपति संसद के साथ जब इंटरैक्ट करता है तो प्रधानमंत्री के माध्यम से संदेश नहीं भेजता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग होता है। तो इस लिहाज से जो है राष्ट्रपति क्या करता है कि वह सीधे सीधे पीठासीन अधिकारी को संदेश भेजता है, वह प्रधानमंत्री को संदेश नहीं भेजता। अगर उसे लोकसभा में किसी पेंडिंग बिल के बारे में बात करनी है तो प्रधानमंत्री के बजाय सीधे सीधे संदेश भेजेगा लोकसभा अध्यक्ष को। इसी तरह से किसी बिल वगैरह को रिटर्न करना है वो सीधे संसद को भेजता है, प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता। तो थोड़ा सा यहाँ पर राजा और संसद का जो संबंध है वो भारत में राष्ट्रपति और संसद वो के मध्य जो है कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री को देखते हैं, वो भारत में थोड़ा जो है इजी हो जाता है। ठीक है? यस सर। कैसे हो रोहित? सदन का कार्यकाल प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। वह सदन को भंग काफी हद तक, सदन का कार्यकाल प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है काफी हद तक, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। वह सदन को भंग करने भंग करने की सलाह भी दे सकता है। अब यहां पर भारत के साथ तुलनात्मक स्थिति क्या है? देखिए, सदन का कार्यकाल जो है वह यहां पर सदन का कार्यकाल का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ है, निचला सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स होता है, लेकिन अगर उसके पहले भी प्रधानमंत्री चाहे वहां का तो राजा को यह सलाह दे सकता है कि आप इसको भंग कर दीजिए। तो ऐसी दशा में वह भंग होगा ही होगा। तो इसलिए सदन का कार्यकाल अगर अपने वास्तविक समय पर खत्म नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री पर निर्भर करेगा। और वहां पर सदन की कार्यकाल जो है वह अगर भंग करने की सलाह है तो उसको राजा मानेगा भी मानेगा, रानी मानेगी ही मानेगी। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वहां पर जो है पार्टियां स्पष्ट रूप से 2 दलों के बीच में बटी हुई हैं। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे कि समय पूर्व वह लोकसभा को भंग कर देना चाह रहा है तो यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह सदन को भंग करे या ना भंग करे, लोकसभा को भंग करे या ना करे। क्यों ये ऐसा निर्भर करता है? क्योंकि भारत में ये संभव है कि अन्य दल आपस में एकजुट होकर के सरकार बना सकते हैं अनटिल एंड अनलेस किसी पार्टी के पास जो है स्पष्ट बहुमत हो और उसका प्रधानमंत्री जो है लोकसभा भंग करने की सलाह दे।
ठीक बात है, किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। अगला लिखिएगा, 5 पॉइंट हो गए हैं, छठा लिख लीजिएगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति क्या होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। ठीक भारत में जैसे होता है वैसे वहां पर भी होता है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर ही जो पॉलिटी का फुल लेंथ कोर्स है उसे आप देखिए। हालांकि पॉलिटी का कोर्स 3 भागों में बटा हुआ है। एक भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी बाइलिंगुअल करके है। दूसरे में सिर्फ संसद के बारे में बताई गई है जिसमें कि तकरीबन 20 वीडियो होंगे आपको। और तीसरी यह बना रहा हूं जिसमें कि तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा कर रहा हूं। आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर इंडियन पॉलिटी के जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं वो काफी गहराई किए हुए हैं, काफी डिटेल में ऊपर चर्चा हुई है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी किताब के मुकाबले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है आप उसके नोट्स बनाइए। मैं क्लासेस में भी जब ऑफलाइन क्लासेस में होता हूं तो भी उतनी गहराई में नहीं जा सकता डिटेल में, कई बार हम लोग को बाईपास करना होता है। तो आप उसे जो है जरूर देखिएगा नोट्स वहां से, क्योंकि वो इंग्लिश में नोट्स हैं और हिंदी में मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि कागज कलम लेकर के बैठिए और मेहनत करिए, सारे नोट्स बना डालिए। मंत्रियों का कार्यकाल भी प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। यानी कि इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कोई मंत्री कब तक मंत्री बना रह सकता है वो प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री जब चाहेंगे उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, और पॉइंट्स आर क्लियर? इसमें किसी भी बिंदु पर किसी को कोई चर्चा करनी है? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सारे क्लियर कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अब अगला एक हेडिंग बनाइएगा, समकक्षों में, ये अगली छोटी हेडिंग है, प्रथम के रूप में प्रधानमंत्री Prime Minister as first among equals। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि डिटेल में जो है करवाने की आवश्यकता है। इसमें पहला पॉइंट जरा लिखिएगा, इसे प्राइमस इंटर पैरिस प्राइमस PRIMUS प्राइमस इंटर पैरिस या इंटर स्टेला
लूना स्टेला, STELLA स्टेला, ल्यूना माइनोरस, ये पैंटर पर लिखना होता तो हैंडराइटिंग क्लियर नहीं पाती, कई बार वो लिखता है, कई बार छोड़ देता है, दूर भी होता है, स्क्रीन कहीं होती है, ये कहीं होता है, माइनस भी कहा जाता है। स्पेलिंग क्लियर है, MINORES, माइनोरस भी कहा जाता है। हालांकि कुछ टीचर हैं जो इस पर भी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बना देते हैं। ठीक है, इसे प्राइमस इंटर पैरेस या इंटर स्टेलाल्यूमर माइनोरस भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह अन्य मंत्रियों, ये जो फ्रेज है समकक्षों में प्रथम या प्राइमस इंटर पैरेस या इंटर ल्यूना माइनोरस, यह क्या है? यह अन्य मंत्रियों के संदर्भ में यह अन्य मंत्रियों के संबंध में प्रधानमंत्री की स्थिति को बताता है। कैबिनेट प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए अन्य मंत्री भी महत्वपूर्ण है। तो सारे मंत्री महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके लीडर के तौर पर, जैसे कि कैबिनेट की अगर बैठक होगी तो सभी मंत्री उसमें किसी मुद्दे पर वोटिंग करके निर्णय लेंगे। तो जब वो वोटिंग करके निर्णय लेंगे तो सबके वोट की वैल्यू एक होगी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री तो आपके वोट की वैल्यू 10 हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री लीडर होता है, प्रधानमंत्री पर ही सभी मंत्री अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री अपने समकक्षों में प्रथम के रूप में होता है। वो ठीक है, ऐसे होता है जैसे क्लास में मॉनिटर करना उसको भी वही है, लेकिन आप टीचर को राष्ट्रपति अगर समझ लीजिए तो टीचर के साथ चुगलखोरी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, होता है। तो ये क्लास में मॉनिटर के जैसे होता है। आप में से कितने लोग क्लास में मॉनिटर रह चुके हैं अपने अपने? हैं, केवल रोहित रहे हैं। तो चुगलखोरी करते थे टीचर से, अपर्णा भी थी। अपर्णा तुम भी चुगलखोरी करती थी टीचर से, झूठ झूठ बच्चों के ऊपर धौंस जमाती थी। संसदीय प्रणाली में आगे लिखिएगा, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की
सापेक्षिक स्थिति की तुलना अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति और उनके सचिवों की सापेक्षिक स्थिति से की जा सकती है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ये अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति और उनके सचिवों की जो सापेक्षिक स्थिति होती है, ये हालांकि यहां पर भी राष्ट्रपति ज्यादा मजबूत होता है बशर्ते कि प्रधानमंत्री से, लेकिन लगभग स्थिति वही बनती है। क्लियर है ये बात? परंतु एक बात और यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि नोट के तौर पर लिख लीजिएगा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्यों या कैबिनेट के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्पाइस सिस्टम मौजूद है। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे जब अमेरिकन संविधान हम लोग पढ़ेंगे। स्पाइस सर थोड़ी सी हिंट दे दीजिए सर। क्या दे रहे हैं? ये स्पाइस सिस्टम की थोड़ी सी हिंट दे दीजिए। अभी दे देता हूं। स्पाइल नहीं है, स्पाइल। अच्छा, स्पाइस सिस्टम्स में मौजूद है। चलो कर ही देते हैं। सचिव कांग्रेस या संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है स्वदीप? हाँ सर। ओके। और किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। चौथा पॉइंट जरा लिखिएगा। संसदीय प्रणाली में किसी को डाउट रहेगा तो मैसेज करने के बजाय जो है
वो वॉइस के जरिए मुझे बोलेगा। कोशिश करिए कि वॉइस के जरिए बात करिए, क्योंकि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं तो आपके मैसेज मुझे दिखते नहीं हैं। तो अगर आप कुछ कहेंगे भी तो मुझे सुनाई नहीं देगा, मुझे दिखाई नहीं देगा, मैं बाद में उसको चेक कर पाता हूं। संसदीय प्रणाली में मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ अपने, ये देखिए केवल लिखता हूं तो वो बाद में आता है ना, ये प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जो है बड़ी स्क्रीन लगवा करके सीधे उस पर लिख पढ़ा मैं। अधीनस्थ के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता है। सर सर आपके में सर जो की पॉइंट है या मुख्य पॉइंट है केवल सर वही लिखते जाइए, बकाया सब बोलते जाइए सर। नहीं, इसको ऐसे ही चलने दो, बाद में कल को जो है कोई बाद में लिखेगा, क्योंकि जब आप लाइव लिखते हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है और हर किसी की लिखने की स्पीड अलग होती है। अगर मैं केवल की पॉइंट बोल करके लिखूँ तो मैंने लिखवाने की कोशिश की है, उसके बाद सब फिर से बोल दीजिएगा, सब फिर से बोल दीजिएगा, टाइम इतना ही लगेगा। अच्छा हाँ, वो मैंने करके देखा है। तो ठीक है सर। जब पहले वाला ग्रुप जब था, जब हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ते थे, तो हाँ वहां सर। पर जो है ग्रुप तेज लिखता था, वो पके हुए बच्चे मिलते थे ना एकदम से। हाँ सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री को स्वयं को अपने अच्छा, जो ये समकक्षों में प्रथम है, यह न्यायपालिका में जो चीफ जस्टिस होगा वह अपने समकक्षों में प्रथम होता है। और इसी तरह से किसी भी सदन में जो उसका पीठासीन अधिकारी होता है वह अपने समकक्षों में प्रथम होता है। तो ये केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों को मानेंगे। तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को सम्मान देना चाहिए। और उनके साथ
करके ही निर्णय लेना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री प्रथम है, क्योंकि वह हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता होता है। ये ठीक सारी स्थितियां भारत में भी हैं। जहां पर अंतर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बी, अन्य मंत्रियों को उसकी सलाह पर ही ये मैं इस पर डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बहुत अधिक इस पर चर्चा जो है भारत ने जब प्रधानमंत्री को डिस्कस किया है तो उस पर किया गया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद ही रहेंगे। ऑर्डर, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े तो? हाँ सर। अगर मान लीजिए ये लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे? सर जैसे अभी लिखा है तुम बच्चों पे तो वही आ जाएगा सर। चलो अगर इसको मान लिया तो स्वदीप, व्हाट्स योर टेक? हाँ सर। सेम लिखोगे? सर थोड़ा बहुत इसमें सेम होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें डाल दूंगा जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा दिखाई जाए। जैसे प्रधानमंत्री सारी मंत्रिपरिषद को चला रहा है सॉरी। जैसे भारत की विदेश नीति में प्रधानमंत्री का रोल सबसे ज्यादा होता है। मैं राजनीतिक जो भारत का राजनीतिक नेता होता है तो उस हिसाब से वह
भारत की जनता के साथ कनेक्ट होता है अन्य मंत्रियों की अपेक्षा। ठीक, उसके अलावा वह सदन की कार्यवाही को भी अपने सदन की कार्यवाही को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा कैबिनेट के जो निर्णय होते हैं वो भी प्रधानमंत्री से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री तारों को भी जैसे चंद्रमा की भांति प्रतीत होता है। जरा लिखिए इसको, ये सही है, स्वदीप को मैं सही मान रहा हूं इसमें। जरा इसकी लाइन बनाएंगे, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखिए जरा इसको। यह कथन प्रधानमंत्री की अधिक वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करता है। यह कथन प्रधानमंत्री की अधिक वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। अधिक वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री को विशिष्टता प्राप्त होती है। व्यवहार में प्रधानमंत्री को विशिष्टता प्राप्त होती है और यह केवल समकक्षों में प्रथम नहीं होता है। और यह केवल समकक्षों में प्रथम नहीं होता है। ये पूजा तुम क्या लिखी हो? पूजा, यस सर। ये क्या लिख के भेजा तुमने अभी? सर जैसा कि आपने अभी पूछा था वैसे ही मैंने उसको अपने शब्दों में लिखा कि नहीं जिस नहीं, वो तरीके लिखना जिस जो मैं भांति बोल रहा हूं, है ना? और कोई भी चीज बोल करके बताओ। लिखोगी तो आधी जी बात आएगी, सर। आधी नहीं आएगी। हाँ, जरा जी लिखो सर। आगे। वह केवल समकक्षों के बीच प्रथम नहीं होता। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कारक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे लिखिएगा, इसमें पॉइंट ए कर दीजिए। पॉइंट ए, औपचारिक कारक, औपचारिक कारक वह संसद और राजा के बीच, वह संसद और राजा के बीच की कड़ी है। वह संसद और राजा के बीच की कड़ी है और उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति या उन्हें हटाया जा सकता है, हटाया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति या उन्हें हटाया जाता है। बी, अनौपचारिक कारक।
अनौपचारिक कारक में ऐसे कर लीजिए आप लोग। एक तो व्यक्तित्व कारक, कई बार प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि बाकी लोगों से कुछ पूछने समझने की जरूरत नहीं समझता है, बहुत, जैसे चर्चिल कभी रहे होंगे, तानाशाही प्रवृत्ति के जब प्रधानमंत्री होने लगते हैं तो उसके दल की स्थिति, अगर प्रचंड बहुमत है तो फिर वो जो चाहे वो करेगा, और दल में उसका प्रभाव क्या है ये इस पर भी डिपेंड करेगा। नंबर 3 जो है बाह्य या आंतरिक आपातकाल, बाह्य या आंतरिक आपातकाल जैसी स्थिति, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला लिखेगा ब्रिटिश और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच अंतर। ब्रिटिश और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच अंतर। इसमें पहला पॉइंट बनाइएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति में बहुत, भारतीय प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति में हटा दीजिएगा स्थिति, भारत में भारतीय प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ लगभग एक जैसी है या समतुल्य है, लगभग एक जैसी है। यदि एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए, यदि एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए, जैसे ब्रिटेन में यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री सदैव निचले सदन अथवा हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, ब्रैकेट में हालांकि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री
दोनों सदनों में से, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, अथवा अधिकतम 6 महीने तक, अथवा अधिकतम 6 महीने तक वह किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी, वह किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है ये पॉइंट। अगली हेडिंग बनाइएगा, स्थायी सिविल सेवक या ब्रिटिश नौकरशाह अब हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जो भारतीय सिविल सेवा है वह अंग्रेजों की जो है बनाई हुई व्यवस्था को ही कंटिन्यू किया गया है, इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। तो सीधा इसका पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि भारतीय नौकरशाही ब्रिटिश नौकरशाही का प्रतिरूप है। भारतीय नौकरशाही ब्रिटिश नौकरशाही का प्रतिरूप है, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रकृति में सामान्यज्ञ है, जनरलिस्ट है। यानी कि सब कुछ आता है, हिस्ट्री भी पढ़ करके पास होता है, ज्योग्राफी भी पढ़ लेगा, साइंस एंड टेक भी पढ़ लेगा, एथिक्स भी पढ़ लेगा, सब पढ़ लेगा, जितना दुनिया जहान में आता है। और कई बार तो जो नहीं भी आता है वो भी पढ़ लेता है ना। मन की बातें भी पढ़ना पड़ जाता है इसको। ठीक है, तो ये सामान्यज्ञ है, राजनीतिक रूप से तटस्थ है, तटस्थ रहने की अपेक्षा की जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती, कई तरह की उन्मुक्तियां, पहले भी अनुच्छेद 14 वगैरह के संदर्भ में उन्मुक्तियां पढ़ा चुके हैं।
तो हालांकि नौकरशाही से संबंधित उन्मुक्तियां नहीं हैं या विशेषाधिकार। ब्रिटिश नौकरशाही पर प्रायः यह आक्षेप किया जाता है कि यह प्रतिनिधिवादी नहीं है, यानी कि आम जनता को प्रतिनिधित्व नहीं देता है, प्रतिनिधिवादी नहीं है। यह अभी भी कुलीन तंत्रीय अथवा संभ्रांतवादी है। यह अभी भी कुलीन तंत्रीय या संभ्रांतवादी है। नौकरशाही को नवीन स्वेच्छाचारी के रूप में जाना जाता है। नवीन स्वेच्छाचारी से मतलब क्या है, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि नवीन स्वेच्छाचारी हम किसे कहेंगे। मैंने लिखवाया भी था, इसको लिख लिया था आप लोगों ने। मैं आगे बढ़ जाऊं या मैं प्रीवियस पेज पे ही रहूं अभी? यस सर। बढ़ जाऊं? हाँ सर। अगला लिखेगा। कितने पॉइंट हुए थे? 6 हो गए थे, तो 7वां है ना ये। यह भी आक्षेप किया जाता है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के चोगे के पीछे पनपती है। जैसे कि भारत में भी होता है कि नौकरशाही अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो हम किसके पीछे पड़ जाते हैं?
मंत्रियों के, हम ये मानते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने डीएम को, कलेक्टर को, पुलिस को जो है नियंत्रण में रखें। तो इसी चीज को कहा जाता है कि नौकरशाही जो है वह मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के चोगे के पीछे पनपती है। फ्रैंकस्टीन। फ्रैंकस्टीन के राक्षस के साथ की गई है। इसकी तुलना जो है वो फ्रैंकस्टीन के राक्षस के साथ की गई है। क्लियर है? ऑल क्लियर? फ्रैंकस्टीन का राक्षस क्या होता है? तो ये राक्षस के बारे में बता दीजिए। ये एक्चुअली में बेटा एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, अगर आप लोग कभी देखिएगा तो एविल ऑफ फ्रैंकस्टीन जो है मूवी है। तो यह जो है लोगों को अपने बस में करके उनके साथ जो है रोमांस वगैरह करता था। तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो है मंत्रियों को वश में करना। ठीक है ना? और क्लियर? किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो इस पर? नन? ऑल क्लियर? ओके, दैट्स गुड, क्लियर है सर। दैट्स गुड। कल ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह पढ़ा दिया था आप लोगों को अपर्णा? नो सर, नो सर। पार्लियामेंट नहीं पढ़ाई है? चलो फिर पार्लियामेंट पर ही कर लेते हैं, विधायिका ही कर लेते हैं। आ जाओ। अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाई थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी नहीं किया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स छूटा हुआ है ना, ये दोनों एक साथ ले लेना चाहिए था, छूट गया है। तो चलिए, संसद का दूसरा सदन जो है वह लॉर्ड्स सभा है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और यहां ये जरूरी बात है कि जो द्विसदनीय शासन प्रणाली है, वह द्विसदनीय शासन प्रणाली जो है वह हमेशा कहां पाई जाती है? वह एक संघात्मक शासन, फेडरल स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसका जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्लास में भी पहले मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर कहीं की कोई विधायिका है तो विधायिका का मूल काम क्या है? विधायिका का मूल काम है जनप्रतिनिधित्व देना, और जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से वह क्या करती है? वह
विधि निर्माण करती है, यानी कि जनता की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुरूप, आदर्शों के अनुरूप विधि निर्माण करना। लेकिन जब संघीय ढांचा हो जाता है तो संघीय ढांचे में एक और सदन होता है जो राज्यों या जो प्रांतीय इकाइयां होती हैं, राज्यों या इकाइयों के हितों का संवर्धन करने का कार्य करती है, हितों का संवर्धन या रक्षण करने का कार्य करती है। और इस तरह से अब विधि निर्माण में इन दोनों को रखा जाता है कि ना सिर्फ जो है जन प्रतिनिधित्व मिले, बल्कि साथ में ही जो संघीय ढांचा है उसको भी बचाया जाए, संघीय ढांचा को भी सुरक्षित रखा जाए। यह दूसरे सदन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह कहां पर आवश्यकता पड़ेगी? तो जाहिर सी बात है कि यह वाला हिस्सा केवल और केवल फेडरल स्ट्रक्चर में या फिर आपके जो है संघीय ढांचे में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सामान्य तौर पर इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहीं पर जो है गौर फरमाने वाली बात है कि अगर हम देखें तो यह जो संघीय ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं, यह और कहां पर आ जाएगा? तो कह रहे हैं कि जब आप संघीय ढांचे के बारे में बात करते हैं तो संघीय ढांचा जो इनका होगा वह कहां आपको लेकर के चला जाएगा? यह संघीय ढांचा आपको दूसरे सदन की तरफ ले जाएगा। तो विधायिका अगर द्विसदनीय हुई तो इसका मतलब है कि फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, या फेडरल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि द्विसदनीय ढांचा होना चाहिए विधायिका का। लेकिन कई बार जो स्थिति होती है वह इसके उलट मिलती है, खासतौर से ब्रिटेन के संविधान में। ब्रिटेन का संविधान जो है या ब्रिटेन का जो शासन प्रणाली वो फेडरल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर दो सदन हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि दूसरे सदन की जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में कुछ और कारणों से यह सदन जो है बदस्तूर बना हुआ है। तो वो क्या कारण है? और उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर जो संभ्रांत वर्ग है उसको जगह दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। जो लोग विषय विशेषज्ञ होते हैं विधि निर्माण में, उनको शामिल करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ब्रिटेन के संदर्भ में यह चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके सदस्य जो होते हैं वह जन साधारण के जरिए जो है निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें या तो वंशानुगत रूप से लॉर्ड की पदवी मिली है, या वे पुरोहित वर्ग या क्लर्की के प्रतिष्ठित सदस्य होने के कारण शामिल किए गए हैं, या फिर अपनी विशिष्ट योग्यताओं के कारण उन्हें लॉर्ड्स नियुक्ति आयोग ने जीवन भर के लिए लॉर्ड सभा में मनोनीत कर दिया है। यह मुझे लगा ये मैं बता चुका हूं। अपर्णा, तो इस तरह से अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं एक बात यह कह सकता हूं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य जो होते हैं, ये चलो अगर मैं यहां पर आ ही गया हूं तो कुछ और पॉइंट्स ले लेता हूं। हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स के सदस्य हैं वो एक्चुअल में जो है 4 तरह के होते हैं। चार प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक है। पहले प्रकार को क्या बोलेंगे हम? पहले प्रकार को बोलते हैं लाइफ पीयर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ पीयर्स। लाइफ पीयर्स।
जरा लिखिएगा, इस शेडिंग में लिखिएगा आप लोग। सदन में सर्वाधिक संख्या, सदन में सर्वाधिक संख्या, नियुक्त करने की शक्ति औपचारिक रूप से क्राउन के पास होती है। मुझे लग रहा है कल मैंने विधायिका पूरा कंप्लीट कर दिया तभी तो मैं कार्यपालिका पर आया था, पर ठीक है, अगर घुस गया तो कुछ और ले लेते हैं। लेकिन सदस्यों को अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट पढ़ाइएगा। लाइफ पीयर्स का खिताब मृत्यु के साथ समाप्त भी हो जाता है। मृत्यु के साथ समाप्त भी हो जाता है। एक मिनट रुकना पड़ेगा, लाइट कट गई है तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी बैटरी अचानक से चली जाए। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा नहीं है तो मैं इसको चेंज करता हूँ। ओके हैं, सुदीप को मजा आ रहा है कि सर को दौड़ना पड़ रहा है। नहीं सर, वो दीक्षा से मैं पूछ रहा